नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। बिहार की धरती बक्सर में धम्म विजयदशमी का पहला दिन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक ऋतुराज मौर्य ने बताया कि यह कार्यक्रम 10 दिनों तक चलेगा और उसमें हर एक दिन एक राजा का मूर्ति स्थापना किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो मौर्य वंश के जो शासक हुए थे वो 10 पीढ़ी लगातार राज किए थे। आज पहले दिन सम्राटों के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी का आज मूर्ति स्थापना किया गया है और कल बिंदुसार मौर्य की स्थापना किया जाएगा और उसके अगले दिन सम्राट अशोक महान जी का स्थापना किया जाएगा। इसी तरह से क्रम बाई क्रम 10 राजाओं का लगातार मूर्ति स्थापना किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार के जाने माने भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद जी एक मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे। विजयदशमी के अवसर पर उन्होंने यह बताया, बक्सर के इतिहास और चौसा के इतिहास को भी चर्चा किया। उन्होंने बताया कि बक्सर रामरेखा घाट की खुदाई चल रही थी जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई। खुदाई बंद कर दिया गया। फिर चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा में किला है, वहाँ का भी खुदाई किया गया। तो हम मौर्यकालीन ईंटें और मौर्यकालीन जो वहाँ पर वस्तुएं प्राप्त होने लगी तो वहाँ की भी खुदाई को रोक करके और बंद कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक भाषा वैज्ञानिक हैं और वो बहुत सारे भाषाओं के जानकार हैं। उन्होंने भारत भूमि की, सम्राट अशोक महान की और भारत को विश्व गुरु कहे जाने वाले जितने ये शब्द आते हैं, इन सभी का बहुत ही विशेष रूप से उन्होंने चर्चा किया। और उन्होंने क्या चर्चा किया, किस तरीके से बताए, सम्राट अशोक की महानता कितनी विदेशों में ख्याति प्राप्त है, उनको विदेशों में कितना मान सम्मान मिल रहा है उनके नाम से। मैं वो सभी इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। उनका वीडियो लगातार सुनिएगा। आज भी लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था का मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु था, लेकिन अब नहीं है, पहले था, आज के समय में नहीं है। तो पहले भारत विश्व गुरु क्यों था, किस कारण से था, भारत में कौन सी संस्कृति चलती थी, भारत के कैसे लोग रहते थे, भारत में कैसी व्यवस्थाएं थी, इसलिए भारत देश को विश्वगुरु कहा जाता था। वो विश्वगुरु क्यों कहा जाता था, भाषा वैज्ञानिक माननीय राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत ही विशेष चर्चा किया है। आइए मैं उनका सुनवाता हूँ वीडियो, और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को बहुत ही एक अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बक्सर नाम हमेशा हमको डुप्लीकेट लगता रहा है। डुप्लीकेट इसलिए है कि अभी वो सामने जो लिखा है बक्सर, तो क में दंत स का संयोग है बक्सर, जैसे लक्स साबुन में क और दंत स का संयोग होता है। हमारे भारत में चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, किसी भी भाषा में क के साथ दंत स नहीं मिलता है। बक्सर एक अपवाद है पूरे भारत में। अब खोजिएगा, आप खोज करके देख लीजिए। मेरा चैलेंज है कि हिंदी का कम से कम और भाषा नहीं जानते होंगे तो हिंदी भाषा का एक शब्द बताइए जिसमें क और दंत स हो। ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी ताकत जब लगाइएगा तो एगो बक्सा खोजिएगा, लेकिन बक्सा जो है अंग्रेजी का शब्द है, बॉक्स, इसलिए वो क में दंत स का संयोग है। या भोजपुरी में एक शब्द चलता है अक्सर, अक्सर उगैला जाता हूँ, अक्सर फारसी भाषा का शब्द है। माने अपने देश में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बक्सर की तरह क में दंत स लगता है। तालाब शब्द मिल जाएगा, मूर्धन्य शब्द मिल जाएगा, लेकिन दंत स नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फारसी में मिलेगा क के साथ दंत स का संयोग, और अंग्रेजी में मिलेगा, जैसे 6 में मिल रहा है, मैक्सिमम में मिल रहा है, बहुत सारे चीज
बहुत सारी चीजों में मिलेगा। क और दंत स का प्रयोग अब फारसी में मिलेगा। तो या तो बक्सर नाम जब मुस्लिम आए तब पड़ा, उनका प्रोनाउंसिएशन है, उनकी उच्चारण रीति है, या तो अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की ये उच्चारण रीति है। जरूर इसका प्राचीन काल में नाम बक्सर नहीं रहा होगा, यह क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमारे जो इतिहासवेताओं ने जो बक्सर में खुदाई की थी रामरेखा घाट की, तो रामरेखा घाट की खुदाई बंद हो गई, लेकिन रामरेखा घाट की खुदाई में बुद्ध की मूर्ति मिली है। और चौसा में जो खुदाई हुई तो सारे अवशेष मौर्यकालीन है। हाँ, तो ये मौर्यों का शासन प्रशासन का क्षेत्र रहा है। बक्सर तो छोटा इलाका है, पूरी दुनिया के इतिहास में 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर शासन करने वाला एकमात्र सम्राट अशोक थे। माने जिसकी चौहद्दी को छूने के लिए सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम उत्तर की चौहद्दी छूने के लिए जिंदगी भर मुगल और अंग्रेज तोप और बंदूक लेकर के हाँफते रहे, लेकिन छू नहीं पाए। जितना दूर में इनका शासन था वो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हो सका, जबकि तोप और टैंक का विकास हो गया था, बंदूक राइफल सब कुछ आ गया। मुगल और पीछे रहे, उस चौहद्दी को कोई छू नहीं पाया। इतना बड़ा राजा, क्या अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी जिस अखंड भारत का नारा देती है वह कुछ नहीं, बल्कि वो मौर्यवंशियों का ही अखंड भारत है। भारत का पहला सम्राट, जिसकी पदवी, जिसकी उपाधि लेने के लिए दुनिया भर के राजा तरसते रहे। अभी ये सब इतिहास में दर्ज नहीं है, इस तरह से इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है हमारे देश में। हमारा इतिहास और ये लचर पचर है, उसमें अभी सम्राट अशोक का और मौर्य वंश का मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ है। बहुत पहले जिस समय सम्राट अशोक थे उस समय आज के जो श्रीलंका है उसके राजा तीस थे। उनको राजा तीस को, लंका के राजा को लंका का सम्राट अशोक कहा जाता है। और एक चीन के बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था लियांग उडी। लियांग उडी को पूरे चीन के इतिहास में चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है। इन्हीं की नीति पर वो चलते थे। आज से माने 1500 साल पहले। और उसने बाकायदे चाइना में सम्राट अशोक का मंदिर बनवाया था, लियांग उडी। और वो सम्राट अशोक का मंदिर आज भी चीन में है, आप जाकर देख सकते हैं। इस देश की बात छोड़िए, सम्राट अशोक का मंदिर चाइना में बना। और जापान में, जापान के बड़े प्रतापी राजा थे सोतोकू। सोतोकू राजा को जापान का सम्राट अशोक कहा जाता है। और सम्राट अशोक जो जो काम यहां किए वो काम उन्होंने जापान में किया। मैं विश्व इतिहास की बात कर रहा हूं। और एक कंबोडिया के राजा हुए जयवर्मन सप्तम। उसी आदमी ने चैत्र शुक्ल अष्टमी को सम्राट अशोक का जन्मदिन वो राजा मनाता था। पूरे एक सप्ताह कंबोडिया में
मैंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री को बताया कि आपने जब चैत शुक्ल अष्टमी को सम्राट अशोक की जयंती घोषित की तो यहाँ के इतिहासकार कहने लगे कि मुख्यमंत्री कौन से इतिहासकार हैं कि वो जान गए। किसी इतिहासकार को पता नहीं है कि सम्राट अशोक की जयंती जन्मदिन कब था, इनको कैसे पता चला। तो मैंने मुख्यमंत्री को बताया कि आपका इतिहास यहाँ लुप्त हो गया है। कंबोडिया का राजा 12वीं सदी का, पूरे कंबोडिया में जयवर्मन सप्तम सम्राट अशोक की जयंती मनाते थे चैत शुक्ल अष्टमी को। और जयवर्मन सप्तम ने जैसे सम्राट अशोक ने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो उसी तरह कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम ने भी भेज दिया अपने बेटे को। उनका भी बेटा वहीं रहा श्रीलंका में। इतना प्रभावित थे। अब सोच सकते हैं कि भारत, अगर भारत है तो सम्राट अशोक के कारण है। तब तो इतनी दूर दूर तक उनकी ख्याति है कि बड़े बड़े राजा सपना देखते थे अशोक राज लाने के लिए। और कंबोडिया के राजा जिस तरह से सम्राट अशोक ने बंगाल की खाड़ी से लेकर उधर सीरिया तक अस्पतालों की पूरी श्रृंखला बनवा दी थी। बंगाल की खाड़ी से लेकर के सीरिया तक सम्राट अशोक ने अस्पतालों की श्रृंखला बनवाई थी, हर जगह अस्पताल। उसी प्रकार कंबोडिया के राजा ने बंगाल की खाड़ी से लेकर के चीन तक अस्पतालों की श्रृंखला बनवाई थी, सपना देखा था। बर्मा के राजा धम्मचेती, जिसका शिलालेख आज भी है बर्मा में, यह मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, आज भी उस राजा का शिलालेख है जिसको आज म्यांमार कहते हैं बर्मा, कल्याणी का अभिलेख उसको कहा जाता है। उस पर उसने लिखवाया है कि मेरा सपना है कि बर्मा में अशोक राज स्थापित किया जाए। वो सपना देखा था। और भारत में जिस जयचंद को हम लोग इतिहास में गद्दार बोलते हैं, उस जयचंद की दादी यही सारनाथ में उनका शिलालेख है, कुमार देवी का शिलालेख कहा जाता है। अंतिम बार उसने धम्म अशोक का नाम लिया है अपने शिलालेख में, और उनका सपना था कि भारत में फिर से अशोक राज स्थापित हो। यह 12वीं सदी की बात है। बहुत बड़ा बौद्ध घराना था जयचंद का। वहीं तो एक वीर दिखाई पड़ता है जो लड़ाई के मैदान में मारा गया, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने, चूंकि वो बौद्ध धर्म का प्रचारक था, तो हमारे इतिहासकारों ने उसे गद्दार घोषित कर दिया। इतिहास में जहां जहां आपको लगे कि कोई राजा लंगड़ा लूढ़ा घोषित हुआ, तो समझिए कि वो बौद्ध राजा था। ये प्रमाण है। तो सम्राट अशोक की बड़ी ख्याति थी। हमारे यहाँ तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि थाईलैंड में अशोक के नाम से पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी सम्राट अशोक के नाम से। शांति अशोक उस पार्टी का नाम है, और वो पार्टी थाईलैंड की सत्ता में रही, और उस पार्टी के कई गवर्नर वहां बने। और वो पार्टी इस आधार पर वोट मांगती है थाईलैंड में कि हम लोग सम्राट अशोक के रास्ते जाएंगे और हम लोग हिंसक युद्ध नहीं करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखेंगे। इसी पर वहां सम्राट अशोक की पार्टी है। भारत जहां जन्म लिए सम्राट अशोक, जहां कोई पार्टी नहीं है सम्राट अशोक के नाम पर। यह दुर्भाग्य है। पिछले साल भूटान की रानी आई थी भारत में, बोली कि हम लोग भारत के प्रति कृतज्ञ हैं कि भारत ने हमको क्या दिया हमको पता है, और हम भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि हमने दुनिया को क्या दिया, और विदेश के लोगों को पता है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं
कि आप चीन का डिक्शनरी, चाइनीज भाषा का डिक्शनरी पढ़ लीजिए, कोरियाई भाषा का डिक्शनरी पढ़ लीजिए, जापानी भाषा का डिक्शनरी पढ़ लीजिए, आज भी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए कि भारत गौतम बुद्ध का देश है। जो पहला नक्शा बना दुनिया में, दुनिया का जो पहला नक्शा बना, उस नक्शे में इस देश का नाम बुद्ध देश लिखा हुआ है। बुद्ध देश, इसका प्रमाण है। एक मुस्लिम राइटर की किताब छपी है इलाहाबाद अकादमी से, तो उस नक्शे में जो पहला नक्शा बना सिंध और पाकिस्तान का, उसमें इस देश का नाम बुद्ध देश है। ये तो मैं ये कह रहा था कि चीन की डिक्शनरी में, कोरियाई भाषा की डिक्शनरी में, जापानी भाषा की डिक्शनरी में, सब ठीक बना, तमाम भाषाओं की डिक्शनरी में भारत को स्वर्ग कहा जाता है। यहां आने के लिए लोग लड़ते थे और हम भारत के लोग आसमान में स्वर्ग खोज रहे हैं। इतने सुंदर देश को हम लोगों ने कबाड़ा बना दिया, जिस देश को विदेशियों ने स्वर्ग कहा। फाहियान जब भारत आए थे तो उनके साथ एक और आदमी आया था, फाहियान के साथ। ये 4वीं सदी की बात है। उनका नाम था ताओचुंग। ताओचुंग ने लिखा कि फाहियान, मैं अपने देश नहीं लौटूंगा, बहुत सुंदर देश है ये, बुद्ध का देश बहुत सुंदर है, मैं अब चीन नहीं लौटूंगा, अब यही मरूंगा, लेकिन अपने मुल्क को नहीं जाऊंगा। नहीं गया, यही मरा। और उसने ये भी लिखा कि अगर कोई दूसरा जन्म होता होगा तो मेरा जन्म बौद्ध भारत में हो। ये आपके यहाँ लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था। तो भारत विश्व गुरु था तो बुद्ध के बलबूते था। चीन के एक राजकुमार की आंख खराब हो गई थी, इतिहास में दर्ज है। पूरी दुनिया में उसकी आंख नहीं बनी, यहीं भारत में बनी। बौद्धों की जो चिकित्सा पद्धति थी वो बेमिसाल थी। आयुर्वेद इन्हीं लोगों की देन है। चरक सुश्रुत दूसरे कोई थोड़े था, तो बौद्ध ही थे, बौद्ध थे। और जिस नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है कि गुप्तों ने बनवाया था, आप जाकर अभी देख सकते हैं कि वहां जो स्तूप है, उसकी जो ईंट है, उस सम्राट अशोक की ईंट है। इस तरह से इतिहास के साथ घालमेल हुआ। और सम्राट अशोक, बिहार के धरती बक्सर जिला में विराटनगर मोहल्ला है, विराटनगर एक क्षेत्र है, वहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और यह कार्यक्रम लगातार 10 दिनों तक चलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का आज पहला दिन है और 24 तारीख को इसका अंतिम दिन होगा। ठीक उसी तरह से हर प्रत्येक दिन यह कार्यक्रम होगा और हर प्रत्येक दिन 10 राजाओं में से बारी बारी से हर राजाओं जो हमारे भारत के महान राजा हुए हैं उनका स्थापना किया जाएगा। आपको जब भी समय मिले 10 दिनों में ज़रूर एक दिन वहां जाने का प्रयास कीजिए।